नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज माधव और मैं यूपीएससी के जीएस के पेपर सेकंड को पॉलिटी के पार्ट को कवर करने जा रहा हूं। पॉलिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की संस्थाओं के बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में, और पॉलिटी के सारे सेगमेंट को हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए, संविधान क्या होता है। संविधान यह नियमों तथा उपनियमों का विशिष्ट विधिक दस्तावेज है जिसके द्वारा राज्य यानी देश की विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना, संचालन तथा शक्ति सीमांकन किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के संविधान किसी भी देश का विशिष्ट विधिक दस्तावेज है, यानी उसके द्वारा वहाँ की संपूर्ण सत्ता संचालित की जाती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में। आपको लग रहा होगा कि भारतीय संविधान कुछ समय में और तैयार हो गया होगा, परंतु मित्रों ऐसा नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया के तहत तैयार होने वाला दस्तावेज है। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं, इसका इतिहास क्या रहा। तो दोस्तों जैसा कि आपको जानकारी है, सन 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेज आए, केवल व्यापार करने आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके हमारे देश में वो व्यापार करने लगे और व्यापार करते करते वो एक इस देश के राजा बन बैठे, इस देश के अधिकारी बन बैठे, व्यापारी से अधिकारी। लेकिन वो हमारे देश में आए थे, एक चार्टर लेकर आए थे और वह चार्टर एकाधिकार था, कंपनी केवल भारत में शासन करेगी, उसके अलावा कोई भी भारत में शासन नहीं करेगा ब्रिटेन की ओर से। तो वो केवल कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापारी के रूप में आए थे और व्यापारी से किस प्रकार भारत के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो गए, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसी समय और 1600 से लेकर के 1764 तक आते आते भारत में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। इन दीवानी राइट्स के मिलने के बाद उन्होंने भारत से टैक्स कलेक्शन करना प्रारंभ कर दिया और आगे बढ़कर के उन्होंने भारत पर कुछ इस प्रकार के राइट्स चलाने प्रारंभ कर दिए। अब हो क्या रहा था, अंग्रेजों की खूब लूट मार प्रारंभ हो गई। अंग्रेज अधिकारी भारत में जितना भी धन धान्य था उसको लूटने में और धीरे धीरे करके व्यस्त हो गए। अब करते करते व्यापार को तो कर दिया उन्होंने सेकंड, लेकिन अब क्या कि दोनों हाथों से लूट मार प्रारंभ कर दी। जो अधिकारी थे या कर्मचारी थे कंपनी के, उन पर कोई अंकुश नहीं रहा। अब ऐसा करते करते कंपनी के काम पर उन्होंने ध्यान देना लगभग सेकंड कर दिया और ऐसे करते करते उनके खुद का जो पैसा था वो बढ़ने लगा। कुछ लोग उनमें से बहुत अमीर हो गए और ऐसा करते करते जब कुछ अमीर हो गए तो कंपनी जो है धीरे करके वो कर्जे में डूबती चली गई। जब कंपनी कर्जे में डूब रही थी तो उसी समय कंपनी के अधिकारियों ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट को जाकर के कहा कि हमें कुछ, आप कंपनी को उभारने के लिए कुछ पैसा दीजिए, कुछ राशि दीजिए। और जब वहाँ से राशि यानी कुछ अमाउंट मांगने की उन्होंने इस प्रकार की उन्होंने मांग रखी और उस मांग के माध्यम से अंग्रेजों को लगा कि क्या आप इतना सारा वहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके बाद भी कंपनी डेट में चली गई, कर्जे में डूब गई। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में अंग्रेजों को लगा कि वहां जरूर कोई घपलेबाजी चल रही है और इसीलिए उन्होंने इस बात को सोच करके फिर तैयार किया भारत के लिए एक, और इसी एक्ट को हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में। चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं
रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? अभी कंपनी क्या कर रही थी कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो दोनों हाथों से लूट रहे थे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि सबसे पहले कंपनी को अपनी एक गवर्निंग बॉडी तैयार करनी होगी जो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देगी। एक आंसरिंग अथॉरिटी तैयार करनी होगी और वो आंसरिंग अथॉरिटी तैयार की गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये हमारे हर क्वेश्चन का जवाब देगा, हमारे यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हर क्वेश्चन का जवाब ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी देगी। तो ये कंपनी को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ये उपलब्ध कराएगी। अब उसके बाद भारत में हो क्या रहा था? भारत में यानी ये जो इंडिया है, इस इंडिया में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल ऐसी 3 अलग अलग प्रकार की अंग्रेजों की सत्ता के केंद्र थे। अब हो क्या रहा था दोस्तों, ये जो 3 अलग अलग सत्ता के केंद्र थे, इन 3 सत्ता के केंद्रों में बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इनके अपने अपने सबके यहाँ के गवर्नर थे। यहाँ का भी गवर्नर था, यहाँ का भी गवर्नर था और यहाँ का भी गवर्नर था। और इस प्रकार से बॉम्बे के गवर्नर की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। इसी प्रकार से मद्रास की भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। इसी प्रकार से बंगाल की भी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास, ये पावर्स जो है अब इनका केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। और ये पावर्स जो हैं, ये पावर्स किसके हाथ में जानी प्रारंभ हो गई थी? ये पावर्स जानी प्रारंभ हो गई थी गवर्नर ऑफ बंगाल के। और इसीलिए उनको, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उनकी एक कार्यकारी परिषद भी बनाई गई। कार्यकारी परिषद गवर्नर ऑफ बंगाल की कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य बनाए गए और वो जो 4 सदस्य थे वो यहाँ का कार्य देखते थे। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए। इस प्रकार वहाँ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव प्रारंभ हो गई और ऐसा करते करते अंग्रेज़ों ने ये 4-5 बिंदु रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में पारित कर दिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को के अधीन कर दिए गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। इसी तरह से कंपनी के जो कर्मचारी थे जो दोनों हाथों से लूट रहे थे, अब कंपनी के कर्मचारियों को जो दोनों हाथों से लूट मचा रहे थे, उनका भारतीयों से निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था, वो ले नहीं सकते थे। इसके बाद कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उस सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए उनका नाम था सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। एक का नाम था चैम्बर्स, एक का नाम था लिमेस्टर और एक का नाम था हाइट। इस प्रकार यह रेगुलेटिंग एक्ट पास करके और कर दिया गया। तो दोस्तों ये था रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की, पॉलिटी की विधिवत रूप से शुरुआत कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम हर रोज़ इसी समय हम इस पॉलिटी के सेगमेंट को पढ़ते रहेंगे, पॉलिटी के विषय को पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।